हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ये आपका चैप्टर है और इसकी अब तक हमने पार्ट 3 डिस्कस कर ली है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 3 में हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, पोस्टुलेट्स देखे थे वर्नर थ्योरी के। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर हमने कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस देखी थी, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी जैसे क्या होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, फिर लिगेंड्स में भी बाइडेंटेट, मोनोडेंटेट, ट्राई, पोली, ये सब क्या होते हैं। साथ में हमने देखे थे एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, उसके कुछ एग्जांपल्स, और आपके क्या बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स देखे थे। ठीक है, होमोलिप्टिक हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस देखे थे। ठीक है, ये सब हमने देख लिया था। कुछ बेसिक सी मींस डेफिनेशंस जो भी एनसीईआरटी के अंदर थी वो सारी की सारी हमने डिस्कस कर ली थी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, ये सब। तो आप लोगों ने अब तक अगर वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाके एक बार देख लो, क्योंकि उसके बिना आगे की चीजें आपको समझ नहीं आएगी। साथ में फिर पार्ट 3 में हमने आईपीएससी नोमेनक्लेचर भी पढ़ा था, जिसका एक सवाल पक्का आपसे पूछा जाता है हर एक एग्जाम के अंदर। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अच्छा इंपॉर्टेंट इसलिए है, हम उसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हर एक एग्जाम के अंदर बोर्ड्स में तो आता ही आता है, चलो चाहे वो जेई है, वो नीट है, वो सीयूईटी है, किसी भी एग्जाम को अगर आप देते हैं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपसे मैक्सिमम मार्क्स का पूछा जाता है। तो भाई ऐसा है कि इसको ध्यान से पढ़ लो, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो आज दिवाली है, कुछ लोगों के लिए कल थी, कुछ लोगों के लिए आज है, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को आज देखोगे 1 नवंबर में। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको आज ही विश कर देती हूँ दिवाली के लिए। फिर से बोल रही हूँ हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। दिवाली भी अपनी सेलिब्रेट करो और साथ साथ में 20-25 मिनट की वीडियो होगी, इसको भी देख लेना ताकि आप लोगों का बैकलॉग ना हो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो होने वाली है हमारी पार्ट नंबर 4, और जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। हम पढ़ लेते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर। अच्छा, आइसोमेरिज्म, क्योंकि आइसोमेरिज्म नाम आया तो दिमाग में खटका कि ये आइसोमेरिज्म है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले चलो डेफिनेशन देख लेते हैं कि आइसोमर्स होते क्या हैं। तो आइसोमर्स वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स होते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा वो कंपाउंड्स जिसका सेम तो होता है केमिकल फॉर्मूला। क्या होता है, सेम तो होता है केमिकल फॉर्मूला, बट डिफरेंट अरेंजमेंट होती है किसकी, एटम्स की। शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास से। आइसोमर्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम केमिकल फॉर्मूला होता है, बट डिफरेंट अरेंजमेंट होती है किसकी, एटम्स की। अब क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट अरेंजमेंट है एटम्स की, तो जिसके चलते इनकी फिजिकल या फिर केमिकल अरेंजमेंट्स के अंदर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। क्या बोला, अब क्योंकि डिफरेंस है इनकी ज्योमेट्री के अंदर, मैं बोल सकती हूँ, या मैं बोल सकती हूँ कि इनके ज्योमेट्री तो क्या बोलूं, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के अंदर डिफरेंस है, जिसके चलते इनकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर भी डिफरेंस आता है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं ये सब देखते हुए, तो जो आइसोमर्स होते हैं वो होते हैं दो तरह के। कितने तरह के आइसोमर्स होते हैं, दो तरह के। फिर से डेफिनेशन यहीं की यहीं पढ़ के जानी है। क्या है, आइसोमर्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी पढ़ा बस सिर्फ आइसोमर्स। तो आइसोमर्स क्या है, वो दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड्स जिसका सेम तो होता है केमिकल फॉर्मूला, बट डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम्स की। अब क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट होती है एटम्स की, तो उसके चलते इनकी फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर भी कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। ठीक, अब इन सबको देखते हुए जो आइसोमर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। तो दो तरह के आइसोमर्स हम लोग जानते हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है वो तो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एंड दूसरा है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, पहला है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, दूसरा क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये जो नोट्स है ना, ये मैंने एनसीईआरटी को पढ़ के उसको देख के ही बनाए हैं, बिल्कुल क्रिस्प है, टू द पॉइंट है। तो आप लोग सिर्फ इन्हीं नोट्स को पढ़ लेना, बाकी पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, तो चलो अब हम पढ़ते हैं ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो में हमें दो चीजें पढ़नी है, एक तो ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे हम ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल में भी ना फिर आगे दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो सिस एंड एक तो ट्रांस। ठीक है, साथ ही में एक फैकोमर वाला भी है, वो भी देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, ये सब कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल में लिंकेज क्या होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स क्या होता है, आयनाइजेशन क्या होता है, सोलवेट क्या होता है, इन सब की एक एक एग्जांपल भी साथ में कराऊंगी। तो चलो अब करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, ठीक है भाई, जो बिल्कुल नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को फर्दर शेयर भी करोगे। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को याद दिलाती रहती हूँ बार बार, वीडियो शेयर कर दो, आप लोगों का कुछ नहीं जाता, बस औरों की हेल्प हो जाएगी।
कि आपको भी पता है अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, ये त्योहार तो हो जाएंगे खत्म, फिर पढ़ाई काम आएगी बाद में, है ना। तो इसलिए वीडियो को शेयर करो ताकि मैक्सिमम लोग यहाँ से अपना मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, देखो ये वाला पढ़ रही है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसको पढ़ेंगे पूरा, इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल पढ़ेंगे, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी स्ट्रक्चरल। ठीक है, तो अभी स्ट्रक्चर पे ध्यान मत दो, ये स्ट्रक्चर अभी है नहीं, सिर्फ ये समझो बस स्टीरियो है, स्टीरियो आइसोमर्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं इसका सेम तो होता है केमिकल फॉर्मूला, स्टीरियो आइसोमर का क्या होता है, सेम केमिकल फॉर्मूला होता है एंड केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, बट डिफरेंट स्पेक्चुअल अरेंजमेंट होता है। क्या बोला, स्टीरियो आइसोमर्स वो होंगे जिसका सेम होगा केमिकल फॉर्मूला, केमिकल बॉन्ड्स जिसके केमिकल फॉर्मूला भी, उसके केमिकल बॉन्ड्स भी सेम होंगे, लेकिन डिफरेंट अरेंजमेंट होगी उसके एटम्स की। बस मीन्स 3D के अंदर जब मैं उसको बनाऊंगी, उसको अरेंज करूंगी उसके एटम्स को, तो वहां पे क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर से तो नाम से समझ आता है स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस होगा, किसके, स्ट्रक्चर के अंदर। स्टीरियो से समझ आता है अरेंजमेंट जो है वहां पे एटम्स का, उसके अंदर क्या होएगा, डिफरेंस होएगा। ठीक है, तो स्टीरियो में क्या होएगा, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स में डिफरेंस होएगा, स्पेशल मतलब 3D के अंदर जो अरेंजमेंट होगा एटम्स का, उसके अंदर क्या होगा, डिफरेंस होगा। आई इतनी बात समझ। अब इस तरह का ये जो अरेंजमेंट देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये हमें मिलेगा हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। क्या बोला कि इस तरह के जो आइसोमर्स होंगे वो कहाँ पे अराइज होंगे, वो होंगे हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिसके अंदर एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स प्रेजेंट होते हैं, 2 या मोर देन 2 टाइप ऑफ लिगेंड्स जहां पे प्रेजेंट होते हैं उसी को बोला जाता है हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी, पार्ट 3 में मैंने पार्ट 2 में बताया था होमो और हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो इस तरह के जो आइसोमर्स अराइज होंगे वो कहाँ पे होंगे, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर वो अराइज होंगे। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो इस तरह के बिहेवियर का, वो हमें कहाँ पे मिलता है देखने के लिए, वो मिलता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 के अंदर। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर हम देखेंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 में देखेंगे, किस तरह का कॉम्प्लेक्स होगा, हेट्रोलिप्टिक वो कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी हम स्क्वायर प्लेनर के अंदर देखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल के अंदर। मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में एक और ज्योमेट्री पॉसिबल है जिसका नाम है टेट्राहेड्रल, बट हम यहाँ पे किस में देखेंगे, सिर्फ स्क्वायर प्लेनर में, क्योंकि ये जो आपका सिसोट्रांस है वो या तो स्क्वायर प्लेनर में मिलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में किसके अंदर मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल के अंदर मिलेगा। टेट्राहेड्रल के अंदर हम इसको नहीं देखते। आई इतनी बात समझ। अब चलो सबसे पहले देखो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्या है ये, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, टाइप ऑफ लिगेंड है हेट्रोलिप्टिक लिगेंड। कैसा है ये, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। कैसा है ये, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि इसके पास देखो 2 तरह के कॉम्प्लेक्स है, 2 टाइप के लिगेंड है, एक तो NH3 है, एक क्या है, Cl है। ठीक है, तो 2 NH3 2 Cl, तो एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है, इसीलिए क्या है, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो यहाँ पे देखेंगे कैसे बनेगा सिसोट्रांस। ठीक, तो देखो अब प्लेटिनम क्या है, हमारा सेंट्रल मेटल है या फिर सेंट्रल एटम है, इसके बगल में अब 2 तो क्या है NH3 जिसको, जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड है, और हम इसको कैसे लिखते हैं, अमीन। कैसे लिखते हैं, अमीन। जब ये बगल बगल में होंगे एक जैसे लिगेंड, जैसे यहाँ पे Cl है, यहाँ पे NH3 है, तो ये जो यहाँ से बन के आएगा आइसोमर उसको बोलेंगे सिस। क्या बोलेंगे, सिस। जब एक जैसे लिगेंड्स ऐसे अपोजिट पोजिशन पे होंगे एंटी पे, और कैसा एंगल बनाते होंगे, 180 डिग्री का। कैसा एंगल बना रहे हैं, देखो ये 180 का, 180 भी नहीं याद रखना, बस इतना रखो कि एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट पोजीशन पे है, एंटी पोजीशन पे है, तो ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं हम ट्रांस। यहाँ पे देखो NH3 एक दूसरे के क्या है, एंटी है, तो ये क्या है, ट्रांस। आई बात समझ में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर सिसोट्रांस कैसे देखेंगे, अगर एक जैसे लिगेंड्स बिल्कुल पास पास है, ऐसे जैसे ही NH3 है, Cl है, तो इसको बोलेंगे सिस आइसोमर्स। अगर एक जैसे लिगेंड्स एंटी पोजीशन पे हैं जो कि 180 डिग्री का ऐसे एंगल बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर का जो फर्स्ट था ज्योमेट्रिकल आइसोमर, उसका ये एक टाइप है सिस एंड ट्रांस। क्या है उसका टाइप, ये सिस एंड ट्रांस है, जो कि हमने चेक किया अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर। ठीक, उसके बाद अब आ जाओ आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर। फिर से देखो ये भी हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है। हेट्रोलिप्टिक क्यों है, क्योंकि एक से ज्यादा टाइप के यहाँ पे लिगेंड्स हैं, जैसे NH3 भी है और Cl भी है।
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कैसे देखेंगे, देखो एक जैसे लिगेंड्स Cl पास पास है, फिर से क्या होगा, ये सिस होगा, क्या होगा, सिस होगा। और जब एक जैसे लिगेंड्स अपोजिट एंटी पोजिशन पे होंगे, जैसे ये है, और देखो कितने का एंगल बन रहा है, ये 180 डिग्री का, तो ये क्या होगा, ट्रांस। तो क्या होगा, ये ट्रांस। फिर से वही बात है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में चेक करेंगे, अगर एक जैसे लिगेंड्स पास पास होंगे, बिल्कुल एडजेसेंट बैठे होंगे, तब वो होंगे सिस। अगर वो अपोजिट एंटी पोजिशन पे होंगे 180 डिग्री के एंगल पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे फिर, ट्रांस। क्या बोल देंगे उसको, ट्रांस। तो आई बात समझ में कि सिस और ट्रांस क्या है, तो पास पास होंगे, एक जगह पे होंगे तो सिस, जब अपोजिट होंगे, एंटी पे होंगे, 180 डिग्री का एंगल बनाते होंगे, तो उसको क्या बोल देंगे, ट्रांस। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के जो टाइप होती हैं सिस और ट्रांस, वो हमने यहाँ पे चेक किए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 के अंदर। अब एक चीज और याद रखनी है कि जो अनदर टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनता है ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, एक और टाइप का है, उसका नाम होता है फेक एंड मर, फेशियल एंड मेरिडियोनल आइसोमेरिज्म। वो हमें कब देखने के लिए मिलेगा, देखो जब इस तरह का अरेंजमेंट होगा, इस तरह का कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होगा कि जिसमें एक तो मेटल होगा और क्या होंगे, दो लिगेंड्स होंगे एक टाइप के, मतलब जैसे ए होंगे, ए 3 होंगे, बी 3 होंगे। सपोज कर लो Cl 3 है, NH3 3 है, या वाटर 3 है, या Cl या NH3 3 है। मतलब एक मेटल होगा, एक टाइप का लिगेंड, ए टाइप के लिगेंड्स 3 होंगे, जैसे बी टाइप के लिगेंड्स के नंबर भी कितने होंगे, 3 होंगे। तो वैसे कहीं पे कंडीशन बनेगी तो एक और टाइप का आइसोमर यहाँ पे निकल के आएगा, जो कि टाइप ही है एक्चुअली में ज्योमेट्रिकल आइसोमर का, जिसको हम बोलेंगे फेक एंड मर, दैट इज फेशियल एंड मेरिडियोनल आइसोमेरिज्म। एग्जांपल देखो, ये क्या है, कोबाल्ट जो कि मेटल है, ये NH3 ए टाइप का लिगेंड मान लो, जो कि कितने हैं, 3। NO2 बी टाइप का मान लो, जो कि कितने हैं, 3। तो देखो बनाना सेम यही वाला अरेंजमेंट। तो ये वाला अरेंजमेंट जब भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे फिर, यहाँ से कौन सा आइसोमर बनेंगे फिर, फेशियल एंड मेरिडियोनल। कौन से बनेंगे, फेशियल एंड मेरिडियोनल आइसोमेरिज्म। किसके एग्जांपल है ये, ज्योमेट्रिकल के। ठीक है, देखो ये यहाँ पे है कोबाल्ट, क्या है ये, कोबाल्ट है। साथ में अब NH3 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 ये हमने एक साइड रखे, NO2 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 ये तीनों NO2 क्या रखे, एक साइड रखे। मीन्स क्या समझना है, देखो कि जो 3 डोनर एटम्स हैं सेम लिगेंड के जो 3 डोनर एटम्स हैं, वो ऑक्यूपाई करेंगे एडजेसेंट पोजीशंस ऑफ द कॉर्नर। देखो ये कॉर्नर है ना हमारा, ये इस कॉर्नर की एडजेसेंट पोजीशंस पे बैठे हैं, NO2 NO2 NO2, तो इसलिए ये क्या बना, फेशियल, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फेक आइसोमर बी। क्या बोलते हैं, फेक आइसोमर बी। जब ये जो लिगेंड्स होंगे, सेम एटम वाले जब लिगेंड्स होंगे, ठीक है, जब वो अराउंड द मेरिडियन होंगे, क्या होंगे, अराउंड द मेरिडियन, तो उसको क्या बोलेंगे, मेरिडियोनल या फिर मर। क्या बोलेंगे, मर आइसोमेरिज्म। देखो जैसे ये रहा यहाँ पे NH3 इधर है, ठीक है, एक NH3 इधर है, एक NH3 इधर है, ये NO2 को देखो, एक NO2 ये, NO2 ये, NO2 ये, कौन सी पोजीशन पे है ये, मेरिडियन पोजीशन पे। कौन सी पे, मेरिडियन पोजीशन पे, इसलिए क्या है ये, मेरिडियोनल आइसोमेरिज्म। ठीक, तो अब तक हमने देखो एक बार फिर से देख लो, क्या देखा था, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, जिसका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, सेम केमिकल फॉर्मूला होता है, केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, बट डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, स्पेशल अरेंजमेंट होती है एटम्स की, उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। जो हमने क्या देखा था, उसके अंदर फिर कितने टाइप होते हैं, दो, एक ज्योमेट्रिकल एंड एक ऑप्टिकल। क्या होता है, एक तो ज्योमेट्रिकल एक ऑप्टिकल। तो हमने अब तक सिर्फ ज्योमेट्रिकल ही डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने सिस एंड ट्रांस देखे। तो देखो सिस और ट्रांस हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में देखे। ठीक है, साथ में हमने एक दूसरा स्पेशल टाइप भी देखा कि जब Ma3B3 टाइप के M टाइप का मेटल होगा, A3B3 टाइप के लिगेंड्स होंगे, तो एक नया आइसोमर यहाँ से निकल के आएंगे, जिसको बोलेंगे हम फेक एंड मर। ये देखो फेक एंड मर। ठीक है, जब मेरिडियन पोजीशंस पे बैठे होंगे एक जैसे लिगेंड्स, तो बोलेंगे मर, और जब वो 3 डोनर एटम्स एडजेसेंट पोजीशंस पे बैठे होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, फेक। आई थी बात समझ में। तो स्टीरियो आइसोमर का ज्योमेट्रिकल तो होता है यहाँ पे खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, इसका नाम है भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या है इसका नाम, इसका नाम है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं ना, वो मिरर इमेजेस होती हैं। क्या होती हैं, एक दूसरे की मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस होती हैं, लेकिन दैट कांट बी सुपर इम्पोज्ड, लेकिन हम इनको एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। मतलब एक दूसरे के ऊपर ऐसे हुबहू उठा के उसको नहीं चिपका सकते, नहीं रख सकते। तो इस तरह के आइसोमर्स को हम बोलते हैं इनएंशियोमर्स। एक्चुअली में इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, इनएंशियोमर ही तो मिरर इमेजेस होती हैं, जो क्या होती है, नॉन सुपर इम्पोजेबल।
तो इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? इनैंशियोमर्स होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, ये क्या है? एक दूसरे के, ये है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, अब नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होता है? देखो उसके लिए समझो, आप लोग देखो, एक मेरा ये हाथ है, एक है ये वाला हाथ। ठीक है, अब बीच में ऐसे मैंने लगा रखा है मिरर। ठीक है, ऐसे मिरर है, तो जब मैं ऐसे मिरर में देखूंगी तो इस वाले थंब को ये थंब दिखाई देगा, इस फिंगर को ये, इसको ये, इसको ये और इसको ये, ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, मिरर के अंदर एक दूसरे को, एक दूसरा आमने सामने दिखाई दे रहा है। तो ये एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेज। मतलब इस हाथ को मैं ऐसे रखूं, बीच में मैंने ऐसे मिरर लगाया, इसको मैं ऐसे रखूं, तो ये हाथ मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है सेम। लेकिन अगर मैं उठा के इस हाथ को इसके ऊपर रखूं ऐसे, तो क्या ये सुपर इम्पोजेबल है? नहीं है। किस थंब के ऊपर आई? ये लिटिल सबसे छोटे वाले फिंगर, फिर ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है, और ये थंब आ रहा है इधर, देखो ऐसे इसके ऊपर, ऐसे आ रहा है ना। तो कहाँ सुपर इम्पोजेबल है? सुपर इम्पोजेबल नहीं है, ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल है। बट हाँ, इस हाथ को और इसको ऐसे अगर मैं बीच में इधर मिरर लगा दूं, इसको और इसको देखूं, तो एक दूसरे के क्या है? देखो सारे के सारे मिरर इमेजेस है। बट अगर मैं उठा के इसको ऐसे इसके ऊपर रखूं ना, तो देखो इसके ऊपर क्या आ रहा है? ऐसे, है ना। देखो क्या ये सुपर इम्पोजेबल है? नहीं है। एक जैसे फिंगर से एक जैसे के ऊपर आ रही है? नहीं आ रही। ये वाली फिंगर इस थंब के ऊपर आ रही है, ये इसके, और ये थंब आ रहा है इधर इस फिंगर के ऊपर, है ना। तो देखो है ना डिफरेंस। तो ये क्या है कि ऐसे तो देखो मिरर इमेज है, बट उठा के जब इसके ऊपर रखो तो हूबहू ये इसके ऊपर फिट नहीं हो रहा, एग्जैक्टली सेम नहीं बैठ रहा इसके ऊपर। तो इसी को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब आई बात समझ में? आई थिंक आ गई होगी। अगर नहीं आई है बता देना मुझे कमेंट करके, फिर से समझा दूंगी। ठीक है, तो ऐसी इमेजेस को क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। मतलब मिरर में तो दिख रही है, ठीक है, आमने सामने, लेकिन अगर मैं उठा के उसके ऊपर रखूं तो एग्जैक्टली वो उसके ऊपर फिट नहीं होती। ऐसी इमेजेस को ही बोला जाता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, और इन्हीं को हम बोलते हैं एनेंशियोमर्स भी। तो क्या है एनेंशियोमर्स? तो इनैंशियोमर्स क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है? तो ऑप्टिकल आइसोमर मिरर इमेजेस है जिसको हम एक दूसरे के ऊपर नहीं रख सकते, जो कि क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है? इनैंशियोमर्स है। सीधी सी बात यह है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स आर दी इनैंशियोमर्स। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं वो इनैंशियोमर्स भी होते हैं। अब आगे देखो कि जो दो फॉर्म अब यहां से निकलती है, दो फॉर्म, ये वाली है ना, जो दो मैंने इमेजेस देखी थी, उसमें एक तो होता है डेक्स्ट्रो, एक होता है लीवो, जिसको हम डी एंड एल फॉर्म भी बोलते हैं। तो यहाँ से जो दो फॉर्म्स होती है, एक होती है डेक्स्ट्रो, एक होती है लीवो। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन दे रोटेट द प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट। मीन्स जब मैं इनसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराती हूँ, तो एक तो लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा देती है और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, उसके चलते यहाँ से दो फॉर्म निकल के आती है, एक डेक्स्ट्रो और एक क्या बोलते हैं हम दूसरी को? लीवो। अब देखो, एक डेक्स्ट्रो होगी, एक लीवो होगी, मतलब एक क्लॉकवाइज में चलेगी, एक क्या चलेगी? एंटी क्लॉकवाइज में। तो जिसके चलते यहाँ से दो फॉर्म निकली, एक का नाम है डी, एक का नाम है एल, जिसको हम डेक्स्ट्रो एंड लीवो भी बोलते हैं। आई थी बात समझ? ये कब होगा? जब मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास कराऊंगी इन अपनी इमेजेस से। ठीक है, अब जो नेसेसरी कंडीशन है किसी को भी ऑप्टिकल आइसोमर्स होने के लिए, अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इनैंशियोमर्स जो होंगे वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स जो हैं उसके अंदर इनैंशियोमर्स तो मिलेंगे, क्योंकि नॉन सुपर इम्पोजेबल वहां पे मिरर इमेज तो होगी। बट जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जो इनैंशियोमर्स होंगे वो ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमर होने की एक और नेसेसरी, एक क्या बोलते हैं, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और वो ये है, इसके पास कम से कम क्या होना चाहिए? एक बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। एटलीस्ट इसके पास क्या होना चाहिए? एक बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी होना चाहिए। तो यहाँ से नेसेसरी कंडीशन निकल के आई। तो अगर मैं बोलूं कि ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर इनैंशियोमर होगा, तो बिल्कुल होगा, लेकिन हर एक इनैंशियोमर ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा, कि ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए इनैंशियोमर तो होना चाहिए। मतलब वो जो मेरी इमेजेस है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल तो होनी चाहिए, लेकिन साथ में उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और एटलीस्ट एक बाइडेंटेट लिगेंड भी होना चाहिए। ठीक है, तो एक बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए एटलीस्ट, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी होना चाहिए। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, उससे पहले मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं। ठीक है, हाँ, अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? 6 है। ठीक है, और ये जो EN है क्या है? बाइडेंटेट लिगेंड है, इथाइलिन डायमाइन। इसकी स्ट्रक्चर बनाई थी ना, देखो मैंने ऐसी, ये वाली समझा रखा है, ये सब मैंने आप लोगों को ऐसे। तो ये क्या था? बाइडेंटेट लिगेंड था, तो EN। तो यहाँ पे तो 3 है बाय चांस। ठीक है,
लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। ठीक, तो अब अगर मैं देखूं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। कैसे पता, क्योंकि EN क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड है और 3 ये लिगेंड है टोटल, तो कितना हो गया है बाइडेंटेट, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 6। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, हाँ बाइडेंटेट लिगेंड है, हाँ, तो मतलब कि पक्का क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर क्या होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेजेस। तो देखो इसको और इसको देखो, ये क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस, बीच में लगाए मिरर। अब एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, एक एंटी क्लॉकवाइज में, जिसके चलते यहाँ से दो फॉर्म निकलेगी, एक को बोलेंगे डेक्स्ट्रो और दूसरे को हम क्या बोलेंगे भाई, लीवो। ठीक है, तो मिरर बीच में लगाया, तो ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर। कंडीशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी है, कम से कम बाइडेंटेट लिगेंड भी है, और साथ में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस भी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये था ऑप्टिकल आइसोमर। अब देखो सेंट्रल एटम क्या है मेरा, कोबाल्ट। अब इथाइलिन डायमाइन एक बाइडेंटेट लिगेंड है, तो देखो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे, ये इसको दिखाने का तरीका होता है, किसको, इथाइलिन डायमाइन को। अगर ऑक्सलेटो आता तो OX लिख देते ऐसे, EN की बजाय ऐसे लिख देते, क्योंकि वो भी क्या है, एक बाइडेंटेट लिगेंड ही है। ठीक है, तो जब भी दिखाओगे बाइडेंटेट लिगेंड्स को तो ऐसे ही दिखाना है बॉन्ड से। इसका मतलब क्या होता है कि देखो दो, मतलब कि दो डोनेटिंग साइट है। ठीक है, लिगेंड की, किसको, मेटल को, दो डोनेटिंग साइट है, इनका मतलब ये है। आई बात समझ। तो ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए क्या होने चाहिए, नेसेसरी कंडीशन, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एंड एटलीस्ट वन बाइडेंटेट लिगेंड। अब ये एग्जांपल देखो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या ये बाइडेंटेट लिगेंड है या नहीं है, सॉरी ऑप्टिकल आइसोमर है या नहीं है। ठीक है, देखो नेसेसरी कंडीशन, मुझे पता है वैसे आप लोग नहीं बताओगे, नालायक हो, पर चलो मैं ही बता दूं। नेसेसरी कंडीशन चेक करना है, फिर भी जो बता सकते हैं बता देना, जो नालायक है वो मत बताना। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है या नहीं है, चेक करते हैं। Cl मोनोडेंटेट लिगेंड है, नेगेटिव लिगेंड है, डेंसिटी है 1 और 2 है, तो 1 दूनी 2 प्लस En क्या है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है, 2 और 2 ही नंबर है, तो 2 2 4, तो 4 प्लस 2 इज 6। तो डेंसिटी कितनी है यहाँ पे, टोटल 6। अरे डेंसिटी नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। अब कुछ लोग मेरे साथ साथ बोलोगे हाँ डेंसिटी 6, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड है, हाँ दो बाइडेंटेट लिगेंड है, तो दो बाइडेंटेट लिगेंड भी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी है, मतलब पक्का ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है। पक्का ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर है। बना के देखोगे कॉपी में बनेगा या नहीं बनेगा। आ रही है इतनी बात समझ। ठीक है, बाकी वो वाला काम मत करना कि अगर मैं गलत बोलूँ, हाँ पीछे से आप लोग भी वो रिदम बैठी रहती है ना कि ऐसे ही हाँ हाँ। ठीक, तो आई बात समझ। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, बाइडेंटेट लिगेंड भी है, इसलिए क्या है, ये ऑप्टिकल आइसोमर है। बताओ आई इतनी बात समझ। तो अब तक हमने जो डिस्कस किया वो सिर्फ डिस्कस किया है यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या किया, स्टीरियो। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार स्टीरियो खत्म हो जाएगा, अब हम आएंगे किस पे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में लिंकेज है, कोऑर्डिनेशन है, आयनाइजेशन है एंड सोलवेट है। तो ये मैं आपको अभी समझाती हूँ यहीं पे, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर। मैंने इसके नोट्स इसलिए नहीं बनाए थे कि कभी ये वाली वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, तो चलो अब देखो बात करते हैं हम लिंकेज की। तो सबसे पहला जो टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स का वो है लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या है वो, लिंकेज आइसोमर्स। तो लिंकेज आइसोमर्स क्या होते हैं, लिंकेज आइसोमर्स हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर ही अराइज होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर ही ये हमें मिलते हैं। ठीक है, लेकिन ये कंटेन करते हैं क्या, एक एम्बीडेंटेट लिगेंड। मतलब लिंकेज आइसोमर होने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए भाई, नेसेसरी कंडीशन में लिख देती हूँ, एम्बीडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। और एम्बीडेंटेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिसकी मोर देन वन डोनेटिंग साइट होती है, बट डोनेट करता है एक ही टाइम पे। दे आर हैविंग मोर देन वन डोनेटिंग साइट बट डोनेट वन एट अ टाइम, कॉल्ड एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, तो लिंकेज आइसोमर्स के अंदर क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एम्बीडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। ठीक, तो लिंकेज आइसोमर्स होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जिसमें हमारे पास एम्बीडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में लिखो MCS SCN, है ना, पढ़ा ना ये, साइनेटो थायोसाइनेटो, आइसोथायोसाइनेटो और ये थायोसाइनेटो, ये सारे के सारे क्या हैं, एम्बीडेंटेट है। नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O, ये क्या है, एम्बीडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। तो अब अगर मैं देखो यहाँ पे एग्जांपल लिखूं, ये CO NH3 5 NO2 और बाहर Cl, ये मैं अगर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख दूं और मैं आपसे पूछूं क्या ये लिंकेज आइसोमर्स हैं, क्या ये लिंकेज आइसोमर्स हैं, तो देखो वैसे तो ना ये हमें रेड कलर का मिलता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो तो अलग चीज है इनका कलर बताना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, बट फिर भी ये रेड कलर का मिलता है। अब बताना है कि क्या ये लिंकेज आइसोमर है,
तो हाँ है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है। क्या है इसके अंदर? एम्बिडेंटेड लिगेंड है। तो जहां पे भी लिंकेज आइसोमर देखना है बस देख लेना कि उसके अंदर एम्बिडेंटेड लिगेंड है। अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो वही वो लिंकेज आइसोमर होगा। आई बात समझ? तो लिंकेज आइसोमर्स अराइज होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है, और इनके पास कम से कम क्या होता है, एक एम्बिडेंटेड लिगेंड होता है, ठीक है। अब ये जो एम्बिडेंटेड लिगेंड है ये ऐसे भी बाइंड कर सकता है, देखो ये सॉरी ये क्या भाग गया, ये ऐसे भी कर सकता है NO2 N के थ्रू, है ना, मतलब NO2 और ONO। तो ये जो नाइट्रोजन है ये भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी, किसको? मेटल को, ठीक है। आई बात समझ में? जब NO2 करेगा तो नाइट्राइट तो N लिखेंगे, जब ऑक्सीजन के थ्रू होगा तो नाइट्राइट तो O लिखेंगे। तो ये क्या होते हैं? एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो ऐसे एम्बिडेंटेड लिगेंड है, इसलिए ये किसका एग्जांपल है? लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। आई बात समझ? अब दूसरी बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन। तो इस तरह के आइसोमर अराइज होते हैं कहां से? इंटरचेंजिंग ऑफ लिगेंड्स बिटवीन द कैटायनिक एंड द अनायनिक एंटाइटीज। मतलब जब यहाँ पे इंटरचेंज होगा लिगेंड्स का, किसके बीच में? कैटायनिक और या फिर अनायनिक एंटाइटी के। कैटायनिक एंटाइटी होगी, एक अनायनिक होगी, उसके बीच में जब लिगेंड्स का एक्सचेंज होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बोलेंगे। एग्जांपल देखो मैं लिख देती हूँ उसका भी, CO अमोनिया 6 Cr CN6, ठीक है। इस तरह का आइसोमर्स हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएंगे लिगेंड्स की। ये लिगेंड्स इधर फेंक दो, ये वाला भाई इधर फेंक दो, तो यहाँ से जो बनेगी स्ट्रक्चर वैसी बनेगी, CO CN का 6 और साथ में ये Cr लगा दो NH3 6। तो क्या है देखो, मेटल COCr, मेटल तो COCr ही, ये Cr ही है, लेकिन मैंने CN को भेज दिया CO के पास, NH3 को भेज दिया Cr के पास। तो ऐसे लिगेंड्स जिसमें इंटरचेंज होती है लिगेंड्स की between the cationic and the anionic entities of different metal ions present in the complexes, उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में याद रखोगे क्या होगा? सिर्फ इंटरचेंज होंगे लिगेंड्स, ठीक है। दो कोऑर्डिनेशन फिर मिलेंगे और इंटरचेंज होगी किसकी? लिगेंड्स की। अब तीसरी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो तीसरा है मेरे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या है? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब आयनाइजेशन आइसोमर्स क्या होते हैं? आयनाइजेशन आइसोमर्स वो होते हैं, इस तरह के आइसोमर्स अराइज होते हैं जब काउंटर आयन किसी भी कॉम्प्लेक्स सोल्ट के अंदर खुद से क्या होता है? पोटेंशियल लिगेंड होता है। खुद से क्या होता है? पोटेंशियल लिगेंड होता है, मतलब वो डिस्प्लेस कर देता है लिगेंड को, जो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है फिर? खुद से काउंटर आयन। मतलब देखो ऐसे लिख के समझाऊंगी तो ज्यादा समझ आएगा। CO CO NH3 5 SO4 Br, ठीक है। अब देखो CO NH3 5 Br SO4, तो पहले कौन था? Br था काउंटर आयन, लेकिन अब कौन है? SO4 है। कौन है अब? SO4 है। मतलब इस तरह के आइसोमर्स अराइज होंगे जब काउंटर आयन किसी भी कॉम्प्लेक्स सोल्ट के अंदर पोटेंशियल लिगेंड होगा। जब काउंटर आयन क्या होगा? पोटेंशियल लिगेंड। मतलब ये Br यहाँ पे क्या है? पोटेंशियल लिगेंड है, क्योंकि इसने क्या कर दिया? SO4 को डिस्प्लेस कर दिया और उसको क्या बना दिया? काउंटर आयन, और खुद अंदर जाके क्या बन गया? एक मेन लिगेंड। आई इतनी बात समझ? तो ऐसा आइसोमर्स को बोलते हैं आयनाइजेशन आइसोमर्स। तो आयनाइजेशन आइसोमर्स में क्या होगा? एटलीस्ट पोटेंशियल लिगेंड होगा। क्या होगा इसके अंदर? पोटेंशियल लिगेंड होगा, मतलब जिसका पोटेंशियल हाई होगा तो वो अंदर वाले को रिप्लेस करके खुद तो बन जाएगा मेन लिगेंड, और जिसकी पावर, जिसका पोटेंशियल कम होगा उसको क्या बना देगा? पोटेंशियल, उसको क्या बना देगा? सॉरी, काउंटर आयन। आई बात समझ? लास्ट जो है वो है हमारे पास सोलवेट। क्या है वो? सोलवेट आइसोमर्स, ठीक है। तो इस तरह के आइसोमर्स हमें, अच्छा सोलवेट आइसोमर्स, ये कोई कोई बच्चा बोलता है भाई इसको हाइड्रेट भी आइसोमर्स, क्योंकि इसमें हम पानी से खेलते हैं, ठीक है। तो सोलवेट आइसोमर्स या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम हाइड्रेट भी बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। इसमें ये कब आता है? जब वाटर इन्वॉल्व होता है सोलवेंट की तरह, ठीक है। ये भी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म की तरह ही होता है। जैसे आयनाइजेशन आइसोमर्स में तो क्या था? एक पोटेंशियल लिगेंड था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? एक वाटर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। अब वो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। मतलब कि सोलवेट आइसोमर्स के अंदर, सोलवेट आइसोमर्स कैसे डिफर होता है सोलवेंट मॉलिक्यूल से? ये खाली डिफर होता है किसके कंपैरिजन में? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के कंपैरिजन में। जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, देखो Cr वाटर 6 Cl3 ऐसे, और Cr
वाटर 5Cl2 डॉट वाटर। ठीक है, अब देखो मतलब एक Cl अंदर गया और वाटर को क्या भेजा बाहर, तो यहाँ पे एक Cl कैसे काम कर रहा है, जैसे पोटेंशियल लिगेंड की तरह, और एक वाटर को क्या भेज दिया, बाहर भेज दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, सोलवेंट या फिर हाइड्रेट आइसोमर्स। ठीक है, तो होता है कि सोलवेंट आइसोमर्स differ by whether or not a solvent molecule directly bonded to the metal ion or merely present as a free solvent molecule in the crystal lattice। ठीक, तो अब अगर मैं फिर से आप लोगों को इसको थोड़ा सा रिकॉल करा दूं, क्योंकि इसके मैंने नोट्स नहीं लिखे थे, तो देखो क्या है। सबसे पहले तो मेरे पास है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमर्स वो होंगे जिसके अंदर एटलीस्ट एक एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा। एटलीस्ट बस ये देख लो, एम्बिडेंटेड लिगेंड है, आंख बंद करके लगा दो, लिंकेज आइसोमेरिज्म। दूसरा दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिखाई देंगे, तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म लगा दो। आयनाइजेशन में अगर एक पोटेंशियल लिगेंड होगा, मतलब बाहर कोई हाई पावर का लिगेंड दिखाई देगा, अंदर हल्का, तो बाहर वाला अंदर को रिप्लेस करके उसको तो काउंटर बना देगा, खुद बन जाएगा मेन लिगेंड। सोलवेंट के अंदर आपको पक्का एक वाटर मॉलिक्यूल दिखाई देगा, वो फिर बाहर वाला जो लिगेंड होगा उसमें से एक पोटेंशियल होगा, अंदर वाले वाटर को बाहर फेंक देगा और खुद क्या बन जाएगा, जाके अंदर मेन लिगेंड। तो ये जो सोलवेट या फिर हाइड्रेट आइसोमर है ना, ये आयनाइजेशन की तरह ही है, बट डिफरेंस ये है कि सोलवेंट के अंदर वाटर का मॉलिक्यूल होगा, हाइड्रेट के अंदर कोई भी पोटेंशियल लिगेंड होगा जिसका पोटेंशियल क्या होगा, अंदर वाले किसी एक से हाई होगा। इतनी बात समझ में। देखो थ्योरी तो एक अलग है कि अगर हम थ्योरी लिखे, बट जो सवाल आता है वो यही आता है कि इनमें से चेक करो कौन सा आयनाइजेशन है, कौन सा सोलवेट है, कौन सा हाइड्रेट है, कौन सा कोऑर्डिनेशन है। तो आ गई इतनी बात समझ में। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, फिर से देख लो, लिंकेज के अंदर एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन के अंदर दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होना चाहिए, आयनाइजेशन के अंदर एक पोटेंशियल और सोलवेट के अंदर वाटर। अगर आपको नहीं भी पता चलता भाई चलो कौन सा पोटेंशियल है, लिंकेज तो याद रहेगा, एम्बिडेंटेड उसके अंदर होगा, ये भी याद रहेगा। कोऑर्डिनेशन दो डब्बे दिख जाएंगे ऐसे, कोऑर्डिनेशन स्फीयर्स। ठीक है, सोलवेट के अंदर पानी दिख जाएगा, जो बचा होगा उसको लगा देना आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लेकिन गलत मत करना। ठीक है, इतना आप लोग कर सकते हो, तो इतनी बुद्धि दिमाग खोल लेना एग्जाम में, ये चीज करके चले जाना। थ्योरी को समझना, एक टॉपिक को समझना अलग चीज होती है, लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भी अलग चीज होती है। तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में 4-5 सवाल लेके आऊंगी, देखूंगी कितनी दिमाग की बत्ती चली, कितनी बंद है। अच्छा, आज के लिए इतना ही करते हैं। अब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, भाई जो नहीं है कर दे करो, क्यों कंजूसी करते हो, फिर फर्दर वीडियो को शेयर भी कर दे करो। अब कुछ बच्चे देख लेंगे खुद से, दूसरे को ना पता चले, दूसरा फिर भी पढ़ लेगा, भाई मान जाओ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फर्दर शेयर भी करो। बाकी आप लोग बने रहो इस चैनल से, जो भी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को अपनी चोंच खोलनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो भाई पढ़ते रहो, क्योंकि अब आप लोगों के एग्जाम्स आने वाले हैं, फिर बाद में रोओगे पिटोगे सर फोड़ोगे, उससे कुछ नहीं होगा। पढ़ लो, आज के लिए इतना ही।